मैं सुहाना। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। हिंदी कहानी सेंटर बाय मेहरुनिशा में आपका स्वागत है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े नाजों से पाला है, कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं दी, पर मुझे दुनियादारी सिखाने में मेरे माँ बाप चूक गए, क्योंकि मैं हर इंसान को वैसा ही समझती हूँ जैसा वो दिखते हैं। मेरे अब्बा का अपना कारोबार है, मैं इकलौती हूँ, तो मेरे माँ बाप मुझे कहीं दूर नहीं ब्याहना चाह रहे थे। उनकी बात भी सही थी, इसीलिए मैंने शादी अपने माँ बाप की मर्ज़ी से कर ली। लेकिन शादी के 15 दिनों बाद ही मेरे शौहर मुझे घर वापस छोड़कर चले गए और 6 महीने गुजर गए। ना वो मेरा फ़ोन उठा रहे थे और ना ही मुझे लेने आ रहे थे। मेरी शादी एक हमारे हैसियत के लोगों के घर में कर दी गई थी, जहाँ 2 भाई और उनकी बूढ़ी बीमार माँ थी। जब वहाँ से रिश्ता आया तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी कि कोई ननद नहीं है और सास भी बूढ़ी है, तो मैं आराम से रह सकूँगी। लेकिन उन्हें क्या खबर कि मैं 15 दिन में ही लौट आऊँगी। हमज़ा की अम्मी बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हमज़ा और हफीज़ दोनों लड़के थे, इसीलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता वो दोनों अपनी अम्मी और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास उन दोनों लोगों को होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, वो दोनों भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पा रहे थे। एक दिन मेरी अम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मी से कहा कि सुहाना के लिए एक लड़का देखा है मैंने। 2 भाई हैं, उन दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने अम्मी को दोनों भाइयों की तस्वीर दिखाई, वो दोनों ही अच्छे थे। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, हमें लड़का पसंद है, आप आगे बात बढ़ाओ। अम्मी को पहले ही नज़र में हफीज़ बहुत पसंद आ गया था। अम्मी की सहेली लड़के वालों के घर मेरी तस्वीर भी ले गई। जब उन्होंने मेरी तस्वीर देखी तो बोले, हफीज़ को तो सुहाना नहीं पसंद आई, पर उन्होंने छोटे वाले के लिए सुहाना का रिश्ता मांगा है। अम्मी ने पूछा क्यों, हफीज़ को क्यों नहीं पसंद आई, तो उन्होंने बताया कि हफीज़ ने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक है और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहता, बल्कि सब कुछ खुद सेट करना चाहता है। इसीलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। अम्मी ने फिर कहा, चलो कोई बात नहीं, छोटे ने जब हाँ कर दी है तो उसी से कर देते हैं, घराना अच्छा है। फिर वो बोली कि छोटा हमज़ा ने तो सुहाना की तस्वीर भी रख ली, उसे तो सुहाना इतनी पसंद आई, कह रहा था कि सुहाना बिल्कुल वैसी है जैसी लड़कियां मुझे पसंद हैं। वो भी अपने भाई की तरह बहुत अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए उन लोगों ने बड़े लड़के की जगह छोटे लड़के हमज़ा से शादी करवाना चाहती हैं। तो अम्मी ने कहा, फिर ठीक है, आगे बात बढ़ाते हैं। सारी बात तय हुई, सब कुछ ठीक था और रिश्ता हो गया। हमारे घर की ये पहली खुशी थी। मेरे माँ बाप खुश भी थे, उदास भी, इकलौती लड़की जो थी मैं। अम्मी शादी की तैयारियों में मग्न हो गई थी। बेटी को दुल्हन बने देखने की खुशी में उनकी आंखें चमक रही थीं। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायनों में पहली दफ़ा हमज़ा को देखा। हमज़ा मुझे बहुत अच्छे लगे। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो मैं घबरा रही थी, लेकिन मैं उनका ही इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझे शादी का तोहफ़ा दिया और मेरा चेहरा देखने लगे और अचानक ही उन्होंने मेरे हाथों को चूम लिया। मैं खामोश हो गई और बहुत घबरा गई। उनकी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी, पर मुझे अच्छा लगा था उनका यूं छूना। मैंने उन्हें हर बात की इजाज़त दे दी तो उन्होंने बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत मुझ पर लुटाने लगे। वो मुझे इस कदर महसूस कर रहे थे, उनके जज्बात बेकाबू हो गए थे। मैंने ख़ुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। हमज़ा के रूप में मुझे
एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गया था। वो भी मेरी तारीफ़ करते थे और हम एक जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर चुके थे। मैं अगले दिन अपने घर चली गई, लेकिन वो मुझे बार बार फ़ोन करते मेरे बगैर सारा दिन बेचैनी से मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं लौटी तो वो मेरे साथ कमरे में आ गए और अपनी बेताबी का इजहार करने लगे। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और मैं फ़ौरन ही उनके आगोश में समा गई। लेकिन शादी को 4 ही दिन गुजरे थे कि मेरी ज़िंदगी में एक भूचाल आ गया। मैंने उनके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। उनका भाई जो मेरे सामने आने से कतराता था, वो मुझसे पर्दा करने की कोशिश करता था और अपनी नज़रें झुकाए रखता था। अपने सारे काम भी खुद ही किया करता था। वो कभी अपना कोई काम मुझसे न कहता था। आज वो मुझे हासिल करने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मुझे इस कदर मजबूर कर चुका था कि मुझे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मैं अपने शौहर को खोने से डरती थी। मैं अपने शौहर को भी पूरा वक्त देती। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और हमजा का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था। इधर मुझे हमजा के बड़े भाई को भी वक्त देना पड़ रहा था। इधर हमजा को मैं सच नहीं बता सकती थी। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं इतना प्यारा शौहर खोना नहीं चाहती थी, लेकिन हफीज़ मुझे बहुत तंग कर रहा था। वो मुझसे पूरे हफ्ते में 1 रात खुद के लिए मांग रहा था और मैं दे रही थी, जिस वजह से मुझे। लेकिन एक रात जब मैं हफीज़ से मिलने के लिए कमरे से निकली तो हमजा की नींद खुल गई और वो मुझे ढूंढने लगे। जब मैं उन्हें कहीं नहीं मिली तभी उन्होंने मेरी चीखों की आवाज़ सुनी और दौड़कर स्टोर रूम में पहुंच गए। हफीज़ मुझे रात को वहीं पर बुलाता और मेरे साथ वो सब करता जो उसके दिल में होता। तभी दरवाज़ा खुला और मेरे सामने हमजा खड़े थे। मैं रोई जा रही थी और अपने कपड़े समेटे जा रही थी। तभी हफीज़ ने हमजा को देखते ही कहा, देख ये तेरी बीवी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा, ये उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। हमजा को अपने भाई की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने हमजा को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमजा ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर मैं ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी मैं उठकर बोली कि आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन हमजा ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मैं वहाँ किस हुलिये में आधी रात को खड़ी थी। लेकिन मैंने फिर भी चीख कर कह दिया कि मैं यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ बुलाया था। मेरे मुंह से अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ बातें सुनकर हमजा ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और कमरे से बाहर ले गया और कहने लगा, मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिसे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। आज मुझे समझ आया कि अक्सर रात को मेरी नींद खुलने पर तू बिस्तर पर नहीं होती तो तू अपने आशिक से मुलाकात करने जाती है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे तेरी इस हरकत का ज़िंदगी भर पता नहीं चलता। फिर हमजा ने कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं हमजा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी कि एक बार मेरी बात सुन लो। वैसे तो हमजा बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी मुझे बोलने का मौका दिया। हमजा ने कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। तुमने जो भी कहना है एक बार ही कह दो। फिर मैंने उन्हें अपनी हकीकत बताई कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिस पे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी मुझे पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। मेरे पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थी और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो मैंने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दूं, क्योंकि मैं आपकी बीवी बनकर बहुत खुश थी। उस दिन जब मैं अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसके तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार
मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। मैं उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार आज़ाद ज़िंदगी से आगाह करने गई थी और उसे समझाने की वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन वो आखिरी मुलाकात मेरी ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। जब मैं उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहाँ पर मुझे आपके भाई हफीज़ ने देख लिया और चुपके से मेरी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का मेरा हाथ पकड़कर अलविदा कह रहा था। मुझे लगा था कि माजी का ये किस्सा अब दफन हो जाएगा और मैं आपके साथ खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी जी लूँगी, लेकिन आपके भाई ने हमारी वीडियो बनाई और मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं हफ्ते में एक रात उसके साथ गुजारूं। मैं तुम्हारे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई और मैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने यह कदम उठा लिया और अब वह हर रात मुझे स्टोर रूम में बुलाने लगा। लेकिन ये सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसीलिए आपके भाई की गलत हरकतों पर मैं चीखने चिल्लाने लगती। मैं हमज़ा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और हमज़ा से कहा कि मुझे इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकाल लीजिए, मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती थी। फिर हमज़ा ने मुझे गंदी गालियाँ दी और कहा कि मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ है, उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा। तुमसे भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था, तो फिर वो तुम्हें अपने पास क्यों बुलाता? मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही हो। उसने मुझसे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए। हमज़ा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे मेरे घर लाकर छोड़ दिया और 6 महीने तक हमज़ा ने मेरी खबर नहीं ली। खबर तो दूर, उसने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। लेकिन एक दिन सुबह हमज़ा का फ़ोन आया और मुझे हॉस्पिटल बुलाया था। जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हफीज़ की हालत बहुत नाजुक थी, उसके जिस्म की हड्डियाँ टूट गई थीं। घंटों ऑपरेशन के बाद हफीज़ की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह ज़िंदगी भर बैठने के काबिल नहीं रहे। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। हफीज़ का एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर हमज़ा वो पुरानी बातें भूल गए थे। जब हफीज़ को 15 दिन के बाद सही मायने में होश आया और बात करने के काबिल हुआ तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। हफीज़ रोते हुए कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो सुहाना, मैं गुनहगार हूँ, मैंने तुम पर जुल्म किया और तुम पर ज़बरदस्ती की। मैंने जानबूझकर ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई जिन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। सुहाना, तुम शरीफ और नेक लड़की हो। मैंने तुमसे शादी करने को मना कर दिया था, लेकिन तुमको हकीकत में देखने के बाद मैं तुम्हें पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जब तुम अपनी माँ के घर गई तो मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। जब तुम वहाँ से उस लड़के को मिलने गई तो मैं तुम्हारे पीछे था, तुम्हारा वीडियो बना रहा था और देखो, खुदा ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी। अब तुम मुझे हो सके तो माफ़ कर दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अपने भाई की बात सुनकर हमज़ा को हार्ट अटैक आ गया। उस वक्त हम हॉस्पिटल में ही थे तो जल्दी से डॉक्टर ने उन्हें ट्रीटमेंट देकर बचा लिया। जब उन्हें होश आया तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। उनकी खामोशी भरी माफ़ी को देखकर मैं भी रोने लगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था, क्या करती। खुदा ने उन्हें खुद सज़ा दे दी थी। कहते हैं खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब ये इंसान पर पड़ती है इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। चलते चलते एक शायरी सुना देती हूँ। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक कुछ चेहरा नहीं रहता। उम्मीद है मेरी ये शायरी भी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।